हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बचे हुए सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर दो टॉपिक हमने लिख रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसके साथ साथ रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ आपकी एक्सरसाइज ए, बी और सी के कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाएंगे विद ट्रिक्स। तो आइए हम लोग ये जो बचे हुए दो टॉपिक्स इनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाते हैं। देखिए टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही शार्ट तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। उसकी ओरिजिनल वाली जो फीलिंग है ना वो आनी चाहिए, तभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अभी तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख भी रखा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे भी आपको, और ये क्वेश्चन आपको समझ भी आएगा। लेकिन कभी कभी जो वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती हैं तो वहां पर समझने में प्रॉब्लम होनी। देखिए जैसे जैसे प्रोबेबिलिटी के नए नए कॉन्सेप्ट आप समझते जाते हैं तो उसमें कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें कौन सा रूल लगाए, इसमें कौन सा रूल लगेगा। तो वहां के समझने के लिए सारे के सारे टॉपिक्स को खूब अच्छे से आपको समझना है। तो देखते हैं, हम आपको बताते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कंडीशन का मतलब आप समझते हैं कोई कंडीशन लगी है। देखिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूं। सपोज कर लिए एक कॉइन को टॉस किया गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 6। ये आपको पता है कि जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं, एक डाई हमने यहाँ पे थ्रो किया है, जब एक डाई को हम थ्रो करते हैं तो ये हमारा सैंपल स्पेस बनता है। अब मैं करूंगा क्या, इस सैंपल स्पेस की, ध्यान दीजिएगा, इस सैंपल स्पेस की दो इवेंट मैं बनाने वाला हूं। सपोज करिए वो इवेंट हमारी ए है और 1 2 और 3 हमने यहाँ पे लिया है, और दूसरी इवेंट बी जो है वो हमारे लिए यहाँ पे है 3 4 5, ठीक है, और 6। ये हमने क्या किया, एक डाई को थ्रो किया, उसके साथ उसका मैंने सैंपल स्पेस बनाया और उस सैंपल स्पेस की दो इवेंट्स यहाँ पर हमने लिख रखी है। अब आपको देखने पे लग रहा होगा कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि इनमें एक एलिमेंट कॉमन है 3, तो इसलिए ये दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती हैं। जब दोनों इवेंट्स एक साथ हो सकती हैं तो उनके एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल ही सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा। लेकिन यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, जैसे सपोज कर लिए हमें पी बी अपान ए का ये फार्मूला यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पी बी ए अपान ए इक्वल टू होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। ध्यान दीजिए ये पी बी ए अपान मतलब होता क्या है। पी बी ए अपान का मतलब होता है कि ये जो इवेंट ए है ऑलरेडी हो चुकी है, ये हैपन है, ये आकर है, ये हो चुकी है। इसके होने के पश्चात इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो उसके साथ साथ बी भी हुई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को ही बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहां पर हम सिंपल स्पेस की दो इवेंट बनाए हैं और हमें क्या कहना है, बताया जा रहा है कि इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है। अब इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि 1 आया होगा या 2 आया होगा या 3 आया होगा। ध्यान सुनिएगा हमारी बात को, 1 आया होगा, 2 आया होगा या 3 आया होगा, तभी तो इवेंट ए हो चुकी है। अब ये बताइए, अगर 1 आया होगा तभी इवेंट हो चुकी होगी, 2 आया होगा तब भी और 3 आया होगा तब भी। लेकिन अगर 3 आया होगा तो उसके साथ साथ इवेंट बी भी हो गई होगी। मतलब ये कंफर्म है कि इवेंट ए हो चुकी है, उसके बाद ये भी चांसेस है कि उसके साथ बी भी हो चुकी है। तो वही चांस जिसमें ये कंफर्म हो गया है कि इवेंट ए हो चुकी है, उसके साथ बी भी हो गई है, उसको हम पी बी ई अपान ए से दिखाते हैं और इसको बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। और ये इक्वल होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी के, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए के होगा। जब नीचे याद रखिएगा, जब नीचे ए होगा तो यहां पर ए होगा और नीचे बी होगा तो यहां पर बी होगा। ये इसको याद करने की ट्रिक भी है। अब आप इस फार्मूले को थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो हम बताएं। देखिए यहां पर आपको पता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स रखा रहता है, यहां फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां पर जब आपसे बोल दिया गया कि भाई इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, तो इवेंट ए ऑलरेडी हो चुकी है, इसका मतलब यह है कि 1 2 या 3 यही आया होगा और सारे आए होंगे, इस बात के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए। इसका मतलब मेरे लिए अब सैंपल स्पेस कौन हो गया, 1 2 3, जो कि कौन है, ए है। इसलिए देखिए यहां पर आगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पी ए, और हमें चाहिए क्या, जो दोनों में कॉमन है। अब दोनों में क्या कॉमन है, उसके लिए हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। इसलिए पी बी ए अपान ए का जो फार्मूला होता है वो होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहां पर पी बी अपान ए होगा, पी बी ए अपान होगा, तो पी बी ए अपान यहां पर अगर पी ए अपान बी हो जाएगा तो यहां पर पी बी हो जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन में पी बी ए अपान होगा, एक कंडीशन में पी ए अपान बी होगा। ध्यान रखिएगा,
पी बी ए अपान ए का मतलब होगा बी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और पी ए अपान बी का मतलब होगा ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि इवेंट बी ऑलरेडी हो चुकी है और उसके बाद ए भी उसके साथ हो चुकी है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। पी बी अपान ए का मतलब होता है ए कंफर्म है कि हो चुकी है, उसके साथ बी भी हो गई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी को पी बी ए अपान ए से दिखाते हैं। सिंपल है, फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों फार्मूला आप लर्न कर लेंगे। पी बी अपान दोनों में ऊपर आप ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे, नीचे अगर पी ए होगा तो नीचे पी ए लिखा जाएगा और पी बी होगा तो नीचे पी बी लिखा जाएगा। ठीक है, अब इस फार्मूले पर बेस्ड मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन में देखिए लिखा है इन कलेक्शन विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट, क्या फाउंड हुआ है, पी ए अपान बी और पी बी अपान ए तो आपको फाइंड करना है। आपको फाउंड जो है, जो गिवन है वो पी ए की वैल्यू 2/3 गिवन है, पी बी की वैल्यू 3/5 गिवन है, पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 5/6 गिवन है। देखिए इसको थोड़ा मैं चेंज करता हूं, यहां पर पी ए यूनियन बी लिखिए, पी ए यूनियन बी की वैल्यू 5/6 गिवन है, तब आपको क्योंकि उस तरीके से डायरेक्ट हो जाता पी ए अपान बी और पी बी अपान की वैल्यू निकालनी है। अब आपको फार्मूला पता है कि पी ए अपान बी अगर मैं फाइंड करूंगा तो इसका फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी बी। अब आप देखिए आपको वैल्यू क्या क्या पता है, क्या पी ए इंटरसेक्शन बी पता है क्या, नहीं। यहां पर पी ए यूनियन बी पता है और पी बी पता है, बिल्कुल पता है। तो पहले हमें पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फार्मूला आपको पता होगा, क्या, पी ए यूनियन बी इक्वल होता है पी ए प्लस कितना, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब पी ए इंटरसेक्शन बी को इधर ट्रांसपोज कर लोगे तो आपको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू आपको गिवन है 2/3, पी बी की वैल्यू आपको गिवन है 3/5, पी ए यूनियन बी जो है यहाँ पर पी यूनियन बी की वैल्यू आपको गिवन है 5/6। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। जब पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल जाएगी तो आराम से आप क्या करेंगे, पी ए अपान बी का फार्मूला लगा देंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी, तो पी ए अपान बी मिल जाएगा। और जब आपको पी बी ए अपान ए निकालना होगा तो आप फार्मूला कौन सा लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे और एक बार ये वाला लगा देंगे, दोनों से आपको सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। तो आशा करते हैं इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर हमें बताएंगे, पी ए अपान बी का भी और पी बी अपान ए का भी। तो बहुत ही आसानी से मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझा दिया है, इस तरह बेसिस से क्वेश्चन भी करवा दिए, अभी एक्सरसाइज करेंगे तो और भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहां पर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी से हट करके थोड़ा स्टैटिक्स को लेकर के हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्या, अभी तक स्टूडेंट्स अगर हम बात कर रहे थे कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, सपोज हम बात कर रहे थे 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो उसका हम सैंपल स्पेस बनाते थे। क्या बनता था, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, ये हाँ यहां पर हमारा एक सिंपल स्पेस बनता था। अभी तक हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, प्रोबेबिलिटी। अब हम लोगों को रैंडम वेरिएबल्स चेंज, देखो वेरिएबल्स का मतलब होता क्या है, वेरिएबल्स का मतलब होता है वो जो वेरी करे, वो जो वेरी करे वही वेरिएबल है। रैंडम माने रैंडम एक्सपेरिमेंट में, तो ये देखिए यहां पर वेरी क्या कर रहा है, हेड का नंबर वेरी कर रहा है। यहां पर 2 हेड है, यहां पर 1 हेड है, यहां पर 1 हेड है, यहां पर कोई हेड नहीं है। टेल का नंबर भी वेरी कर रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रैंडम वेरिएबल में जब कोई भी सैंपल स्पेस फाइंड करते हैं, उस सैंपल स्पेस में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका नंबर कितना है। जैसे यहां पर जो हमारा रैंडम वेरिएबल होगा, रैंडम वेरिएबल को हमेशा x से दिखाएगा, वो कौन कौन होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं, हेड की बात कर रहा हूं। हेड जो है उसको बोलेंगे नंबर ऑफ हेड। यहां पर मेरा जो वेरिएबल है वो क्या है, नंबर ऑफ हेड है। अब क्या नंबर ऑफ हेड वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा है, पहले एक बार हमने देखा तो कोई हेड नहीं था, मींस हेड का नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर हमने देखा तो हेड कितना था, 1 हो गया, ठीक है। फिर देखा तो 2 हो गया। तो रैंडम वेरिएबल को x से दिखाएंगे और हमको बताया जाएगा क्वेश्चन में कि कौन सा रैंडम वेरिएबल की यहां पर बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 3 कॉइन्स टॉस करते हैं तो क्या आएगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, इस तरीके से आप बना लेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर आप रैंडम वेरिएबल को जब नंबर ऑफ हेड बोलोगे, नंबर ऑफ हेड जो होगा वो आपका x होगा। यहां पर x का नंबर 0 होगा, मींस कोई हेड नहीं आएगा, या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, क्योंकि 3 हेड तक यहां पर आ सकते हैं। ये है रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब रैंडम वेरिएबल्स के साथ साथ हम यहां पे बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, एक टेबल बनाई जाती है जहां पर यहां पे x लिखेंगे और यहां पे हम लिखेंगे px। ध्यान समझिएगा,
एक जगह x और यहाँ पर px। x क्या होगा? आपका रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को पुट कर दीजिए, यहाँ पर 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। ये आपके रैंडम वेरिएबल्स हो गए। अब इन रैंडम वेरिएबल्स की नीचे प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए, जब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं कि 3 के 3 हेड ना हो, मतलब 3 के 3 क्या हो? टेल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/8 होगी। फिर आप लोग देखेंगे कि 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिख देंगे। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिख देंगे। 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये जो टेबल आपके सामने बन गई है, इसी टेबल को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सिंपल सी बात है, आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है और उसके बाद रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब एक बात यहां पर ध्यान देना होता है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपके सामने एक टेबल बनी हुई होगी और उस टेबल को देख करके आपको बताना होगा कि ये प्रोबेबिलिटी की किसी अच्छी कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन जो पॉसिबल है, उसको शो कर रहा है कि नहीं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, जो यहां पर प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं, सारी की सारी प्रोबेबिलिटी को आप चेक करेंगे। प्रोबेबिलिटी की पहली कंडीशन आपको बताई गई थी कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक ही होनी चाहिए। सारी की सारी प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसके बाद 0 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं होगा। उसके साथ साथ जितनी प्रोबेबिलिटीज यहां पर दी गई होंगी, सभी की सभी प्रोबेबिलिटीज का सम आप ऐड करके देखेंगे तो आपको वहां पर 1 मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सारे कॉन्सेप्ट हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी के कवर कर दिए हैं। कवर करने वाले हैं अब सेट ए, सेट बी और सेट सी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद ट्रिक्स। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, देखिए सेट ए के जितने भी क्वेश्चंस है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, केवल अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है देन आपको उसको बहुत ही आसानी से उसका आंसर आपको मिलता चला जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है आपका लिखा है, इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मींस अगर दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। आपको मैंने बताया था कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट होंगे तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है और इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उनको हमेशा प्लस किया जाता है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर देन पी ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पर बोला है, वो पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा, पी ए इंटू में पी बी। सिंपल सा ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल्स आर। देखिए ये आपकी बुक में क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप समझ लीजिएगा। वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, अभी मैंने आपको बताया है कि रैंडम वेरिएबल्स जो होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकती है, 0 हो सकती है, ठीक है। 0 भी उसमें इंक्लूडेड है, 0 1 2 3 इस तरीके से हो सकता है। अब यहां पर जो ऑप्शन उसने दे रखा है उस ऑप्शन में ऑलवेज पॉजिटिव नंबर लिखा है, ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर लिखा है, रियल नंबर लिखा है, ठीक है। उसके बाद फिर लिखा है नेचुरल नंबर। अब देखो ना, जो नेचुरल नंबर मैं लिख सकता हूं ना रियल नंबर लिख सकता हूं। इसका सही आंसर देखो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर वो होल नंबर है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करता है। बुक में रियल नंबर दिया है, रियल नंबर हम क्यों नहीं लिख सकते हैं, उसका रीजन ये है कि रियल नंबर जो होता है वो उसमें 1/2 1/3 वगैरह ये सब भी उसमें आते हैं रियल नंबर्स में, तो इसलिए हम रियल नंबर इसमें नहीं लिख सकते। इसका जो सही आंसर होगा वो इस तरीके से होगा, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग सबसे सही आंसर यही दिख रहा है, इसलिए उसने रियल नंबर को दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे बोल रहा है इफ अ कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड ड्रा किया जाता है एट रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे कार्ड का जो एक वो दिया होगा पैकेट पूरा, उस कार्ड में से एक कार्ड, उसमें पूरे पैकेट में से एक कार्ड को ड्रा करना है, लेकिन उसको ड्रा करते समय थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऐसे रैंडमली वैसे आंख मूंदे या ऐसे है ऐसे आराम से उसे कार्ड ड्रा कर लिए। उस तरीके से बोल रहा है कि उस कार्ड, पूरे कार्ड में से एक कार्ड ड्रा किया जाता है पूरे पैक में से। व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए स्पेड, स्पेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कार्ड्स को किस तरीके से लर्न कर सकते हैं, कितने स्पेड्स होते हैं, कितने किंग होते हैं, सारी चीजें बताई थी। नहीं देखेंगे उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो बहुत आसान है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होंगे वो 52 होंगे, आपको पता ही है। और पूरे के पूरे कार्ड में कितने स्पेड्स होते हैं, 13। तो 13/52 सॉल्व करेंगे तो 1/4 इसका इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन नहीं लिखा है क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर था, इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये हमने सेट के कुछ क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग कराए हैं और आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जहां जहां आपको प्रॉब्लम होगी वो आप लोग बताएंगे, फिर उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में। अभी हम देखते हैं सेट बी के कुछ क्वेश्चंस। यहां पर जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व भी करना है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैंने यहां पर क्वेश्चन को लिया है। पहला क्वेश्चन गिवन है पी ए इक्वल टू, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए पी ए की वैल्यू जो है वो 2/3 गिवन है,
पीबी की वैल्यू जो है वो मुझे कितनी गिवन है, 3/4 गिवन है। पीबी की वैल्यू आपको 3/4 गिवन है, और उसके बाद पी ए अपान बी की वैल्यू जो गिवन है वो आपको गिवन है 2/3। अब आपको देखना है कि आपको फाइंड करना है पी बी ए अपान, यहां पर पी ए अपान बी दिया है, तो देखिए पी ए अपान बी का फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में कितना, पी बी इज इक्वल टू 2/3, यहां पे लिख ही देंगे। अब आप देखो पी बी की वैल्यू तो आपको गिवन है ना 3/4, वो वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो आपको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी की वैल्यू आप कितना पुट करेंगे, 3/4, तो ऊपर 4 चला जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। ओके, यहाँ आएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, 4 जाके उधर डिवाइड करेगा तो पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू जब आपको पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल गई तो अब आपको निकालना क्या है, पी बी ए अपान ए। तो पी बी ए अपान ए का फार्मूला क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी मींस 1/2 अपान में पी ए कितना गिवन है आपको, 2/3 गिवन है, तो ये आ जाएगा आपका 3/4, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा, देखिए जब भी क्वेश्चन देगा आपको पी ए अपान बी का फार्मूला पता है कि पी ए अपान बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी होता है, तो कभी भी डायरेक्ट वैल्यू आपको नहीं देगा। अभी जब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे पढ़ाया था तो मैंने भी एक क्वेश्चन लिखा था, देखा आप लोगों ने, वहां पर ए इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने नहीं, पहले ए यूनियन बी की वैल्यू दी। तो इस पे आने के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा चांसेस ज्यादा है, इसको खूब ध्यान से समझ लीजिएगा आप लोग, कि डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि आपको पी ए दे दे, पी ए सेक्शन बी दे दे, पी बी दे दे और बोल दे पी ए अपान बी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमाएगा। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि हमें पी ए गिवन था, पी बी गिवन था और पी ए अपान बी भी गिवन था, लेकिन पी बी ए अपान ए पूछ रहा था। अब पी बी ए अपान ए फाइंड करने के लिए पहले आपको पी ए इंटरसेक्शन बी पता होना चाहिए। तो जो पुराना लॉजिक हमारा था, जो फार्मूला था, उस पर रख करके पहले मैंने पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को फाइंड कर लिया। जब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें मिल गया तो हमने पी बी ए अपान का फार्मूला यहां पे अप्लाई किया और हमको पी बी ए अपान की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप लोग इसको भी। यहां पे कह रहा है फॉर 3 इवेंट्स से कौन कौन, ए बी एंड सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर, मतलब केवल ए होगी, बी और सी नहीं होगी। देखिए किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को ए से और कहीं पर जैसे डैश लग गया, इसका मतलब यह होता है कि वो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है और वहां पर वो इवेंट अकर नहीं हो रही। तो यहां पर आप देखो ऐसा कौन सा है जिसमें केवल ए हो रही हो, बी और सी नहीं। फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर, देखिए इसी में ए पे डैश नहीं लगा है, बाकी बी और सी में डैश लगा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, क्योंकि यहां पर ए हो रही है, बी और सी नहीं हो रही है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहां पर आपको लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे क्वेश्चन इसी तरीके से आप लोगों को पूछे जाएंगे। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए कह रहा इट इज गिवन दैट अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रंस, एक ये आपको गिवन है कि एक फैमिली जो है उसमें कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, हैज अ गर्ल, क्या है, एक गर्ल है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चिल्ड्रन इज आल्सो गर्ल, उसमें हमें पता है कि उसकी एक लड़की जो है वो क्या है, गर्ल है। हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगली लड़की जो दूसरा होगा वो भी गर्ल होगी, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए सबसे पहले आप इसके लिए सैंपल स्पेस बनाइए। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो कैसे हो सकते हैं, दोनों के दोनों बॉय हो सकते हैं, बी बी, पहला बॉय दूसरी गर्ल, या पहली गर्ल दूसरा बॉय, या दोनों गर्ल हो सकती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, 2 इवेंट बनाएंगे। एक इवेंट में वो बनाएंगे जिसमें क्या हो, एक लड़की हो, तो एक लड़की की कंडीशन देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, बीजी और जीबी और जीजी। दूसरी कंडीशन बनाएंगे जिसमें दोनों लड़कियों, क्योंकि अगले के उसलिए बोला है कि सेकेंड भी लड़की होनी चाहिए। और आप क्या करिए यहां पर, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालिए तो आपको जीजी यही कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, अब उससे आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है पी बी ए अपान ए, तो पी बी ए अपान ए की वैल्यू होती है ए इंटरसेक्शन बी अपान में एन ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, अपान एन ए 3 होगा। तो पी बी ए अपान ए जो आपसे पूछ रहा था, दूसरी भी लड़की हो, पहली तो लड़की है, कंफर्म है, देखिए ये कंफर्म है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है वो पूछ रहा था। तो पी बी ए अपान का फार्मूला होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी ए अपान ए निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान में पी ए में कितने एलिमेंट
एलिमेंट से 3 और उसके बाद ए इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट था तो 1, तो 1/3। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ही होगा 3। देखो यहाँ पर हमने एक अलग ही लॉजिक यूज कर लिया है। देखिए जो आपको फार्मूला पता है, देखिएगा ध्यान से, PA/B का जो आपको फार्मूला पता है वो क्या पता है, या सॉरी PA इंटरसेक्शन B/PB ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपने देखा कि हमने NA इंटरसेक्शन B/NB लगा दिया है, तो ये क्या है, देखिए अगर P यूज करोगे तब भी वही का, N यूज करोगे तब भी वही आएगा। इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, वही वैसे कैसे यहाँ पर आएगा जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। एक नया फार्मूला निकल करके आ रहा है। फार्मूला ये है कि आपको बताया गया कि PA/B जो होता है वो इक्वल होता है PA इंटरसेक्शन B/PB के। लेकिन यहाँ पे मैंने जो फार्मूला यूज कर दिया वो यूज कर दिया PA/B इक्वल टू NA इंटरसेक्शन B/NB के, ठीक है। क्यों ऐसा यूज करें, देखो बड़ा सिंपल है। अगर ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर हम NS से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, NA इंटरसेक्शन B/NS इंटू में सॉरी अपान में NB/NS हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा PA इंटरसेक्शन B ही तो बनेगा, क्योंकि हमने आपको पता है कि NE/NS ही प्रोबेबिलिटी होती है, और ये क्या हो जाएगा PB हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी यूज करिए या नंबर ऑफ एलिमेंट यूज करिए, प्रोबेबिलिटी सेम टू सेम वैसे ही आने वाली है, ठीक है। ये हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी देखा। अब करते हैं सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम वुड कंटेन 53 सैटरडेज। इसी तरह का क्वेश्चन एक बार मैं आपको टास्क में दे चुका हूं, लेकिन वहां 53 संडेज के बारे में हमने पूछा था। देखिए इस क्वेश्चन को करने का आज मैं आपको प्रॉपर मेथड बताने वाला हूं, खूब अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। देखिए 1 लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इस 366 को मैं करता हूं क्या हूं, 7 से डिवाइड करता हूं। 7 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि 7 डेज का एक वीक होता है और उस वीक में सारे के सारे डेज एक बार जरूर आते हैं। तो इसलिए हम यहां पर जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 366 डेज में कितने वीक्स होते हैं, और जो 366 में जितने वीक्स होते हैं उसके बेसिस पे हमको पता चलेगा कि सारे के सारे डेज उतने बार आते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा यहाँ पे 35 हो जाएगा, 1 बचेगा 6, 7 2 यहाँ पे 14 हो गया। अब आप देखेंगे 2 बचेगा, ये 2 जो है वो 2 डेज बच रहे हैं, और कितने वीक्स हो गए, 52 वीक्स हो गए। इसका मतलब ये है कि 1 लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स होने का मतलब सभी की सभी डेज 52 टाइम्स आते हैं। अब जब 1 डे बचा हुआ है, 1 डे नहीं 2 डे बचा हुआ है, वो 2 डे क्या क्या हो सकता है। देखो इसकी बात तो खत्म हो गई कि सारे के सारे डेज 52 टाइम्स आते ही हैं। अब ये जो 2 डेज बचे हुए हैं, ये 2 डेज हमारे क्या क्या हो सकते हैं, ये हमको सोचना है। देखो 2 डेज जब आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे। देखिए मंडे से स्टार्ट करिए, वो हो सकता है मंडे ट्यूसडे हो, या हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे हो, या वेडनेसडे थर्सडे हो, या हो सकता है वो थर्सडे फ्राइडे हो, या हो सकता है वो फ्राइडे और सैटरडे हो, या हो सकता है वो सैटरडे संडे हो, या हो सकता है संडे और मंडे, मंडे ट्यूसडे हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज यहां पर आप देखना, ये मैंने बनाया क्या, ये सैंपल स्पेस बनाया है। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। जो 2 दिन आपके बचे हुए 2 डेज वो इस तरीके से आएंगे, सिस्टम से क्रम से आएंगे ना, कि मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, ठीक है, इस तरीके से, या संडे और मंडे। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि सैटरडे आ जाए। सैटरडे देखो कहां कहां दिख रहा है, एक सैटरडे संडे के साथ, एक सॉरी यहाँ पे संडे मंडे के साथ दिख रहा है, एक सैटरडे संडे के साथ, एक फ्राइडे सैटरडे। 2 कंडीशन आपको सैटरडे की दिख रही होंगी। तो आपके फेवर में कितनी कंडीशंस हैं, 2, तो फेवरेबल आउटकम्स 2 हो गई, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 होगा, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। इस तरीके से इसको करने का प्रॉपर तरीका होता है। अब देखिए इसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा, 53rd सैटरडे पूछेगा, 53rd मंडे ट्यूसडे कोई भी डे पूछेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/7 होगी। और नॉर्मल ईयर की बात करेगा तो 1/7, क्योंकि जब नॉर्मल ईयर की बात करता है तो यहीं पर 365 हो जाता है और यहाँ पर 1 डे बचता है। तो 1 डे क्या हो सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से 7 कंडीशन होगी, उसमें से 2 डे आप चाहते होंगे वो होगा, तो 1/7 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इफ अनबायस्ड कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 1 हेड। देखिए पहले तो इसको मैं प्रॉपर तरीके से करूंगा, प्रॉपर तरीके से करने के बाद धीरे धीरे आप जब इसको करने लगेंगे तो डायरेक्टली मन में सोच करके आप कंडीशंस को फाइंड कर सकते हैं। पहले जब 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो आप सिंपल स्पेस बनाएंगे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ठीक है, हेड टेल टेल
टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर क्या हो गया टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको पता है कंडीशन होती है। अब आपसे क्या पूछा है उसने, गेटिंग मोर देन वन हेड, एक से ज्यादा हेड आना चाहिए। तो कौन कौन सी कंडीशन देखो, ये एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा है, ये एक से ज्यादा है, ये भी एक से ज्यादा है, और ये सारी कंडीशन है क्योंकि उसने कहा है मोर देन वन। तो मोर देन वन की कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4, तो आ गई प्रोबेबिलिटी 4/8, इसका मतलब हो जाएगा 1/2, ऑप्शन में होगा 1/2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और यहां पर मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स भी बताने वाला हूं, ध्यान सुनिएगा। देखो, जब हमारे पास कई सारी इवेंट्स गिवन हो, ध्यान समझिएगा, अगर कोई वर्क हो उसके अलग अलग लोगों के करने की प्रोबेबिलिटी गिवन हो, P1 P2 P3 P4 इस तरीके से डॉट 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 Pn, और आपको ये निकालना हो उस वर्ग को कोई भी ना करे, कोई भी, सभी लोग कर दें, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी तो सभी की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। अगर हमें ये पता करना हो इसमें से उस काम को कोई भी ना कर पाए तो इनके ना करने की प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब ये सभी लोग करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी सबको मल्टीप्लाई कर दें, सभी लोग ना करें इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - P1 × 1 - P2 × 1 - P3 एंड डॉट डॉट डॉट, इसको कर देंगे। और कम से कम एक कोई करे, ध्यान सुनिएगा बात को, कम से कम एटलीस्ट वन कोई उसको करे, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी 1 - P1 1 - P2 1 - P3। बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है, इसको जरूर से जरूर आप नोट करिएगा। अब इसी लॉजिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है, देखो मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं, मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। कह रहे हैं कि सीए के 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी और सी, वो किसी भी कोई एक प्रॉब्लम को दी जाती है, उनके द्वारा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। ए उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है 1/3 है, बी करेगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1/5 है, सी उसको करेगा 1/2 है। हमें फाइंड करना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी करिए, ज्ञात करिए, फाइंड करिए कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब सुनो, क्वेश्चन सॉल्व कब होगा भाई, हमको इस बात से मतलब है क्वेश्चन सॉल्व। सपोज करिए आप ही इसमें से आप किसी को टीच कर रहे हैं, 3 स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, आप चाहते हैं कि कोई क्वेश्चन है उनको देते हैं और बोलते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, तो आपसे इस बात से मतलब है कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। उसको कौन सॉल्व करेगा इससे आपसे मतलब नहीं है। कहने का मतलब ये उन 3 स्टूडेंट्स में से कोई भी अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपको फाइंड क्या करना है, द प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय एट लीस्ट 1। तो यहां पर आपको क्या क्या गिवन है, ये आपको P1 गिवन है, P2 गिवन है और P3 गिवन है कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ये P1 ये P2 और ये P3। आपको फाइंड क्या करना है, 1 - P1 1 - P2 1 - P3। अभी अभी हमने यहां पर फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये देखिए, कम से कम एट लीस्ट 1 के लिए। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे 1 - 1 - P1, इसको सॉल्व करेंगे, 1 में से P1 माइनस करेंगे तो यहां आपको 2/3 मिल जाएगा, इनटू में 5 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4/5, 1 में से माइनस कर देंगे, इसको माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया है। यहां पर आपके पास जो मिलेगा 1 - 4/15, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 11/15। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व करें, ठीक है, और बढ़िया से प्रिपेयर करें। आज के बाद नेक्स्ट वीडियो आपको एक नए टॉपिक पे मिलेगा। जो मैंने नया टॉपिक खोजा है या मैंने जो सोचा है आप लोगों को पढ़ाने के लिए आपके सिलेबस से, वो मैं तो पढ़ाऊंगा ही, वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन अगर आप किसी नए टॉपिक के बारे में वीडियो सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि हमें ये टॉपिक मिलना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।